स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यूनिट थर्ड में जो आपका टॉपिक है वो मेनली दो टॉपिक हैं, एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और आपका AC एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हमें रेफ्रिजरेटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, आपका AC किस तरह से काम करता है, ये भी पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी आपके जो है फैक्टर रिलेटेड इससे होते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज के लेक्चर में, आज पहला लेक्चर है आपकी थर्ड यूनिट का। आज के पहले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी, बहुत सारे पॉइंट हम कवर करेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसके, किस तरह से रेफ्रिजरेशन हम कर सकते हैं, इसकी यूनिट क्या है, कोफिशिएंट की परफॉर्मेंस इसका क्या है, वो सब चीज़ें हम आज इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले रेफ्रिजरेशन क्या होता है आपका। देखिए रेफ्रिजरेशन मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मेंटेनिंग ए टेम्परेचर ऑफ ए स्पेस और मटेरियल बिलो डेट ऑफ द सराउंडिंग। आप देखते होंगे कि आपको जो घर में, सबके घर में फ्रिज होगा, उस फ्रिज में हम क्या करते हैं। देखिए जो हम फ्रिज के अंदर कर रहे हैं वही रेफ्रिजरेशन है। फ्रिज में से हम क्या करते हैं कि फ्रिज के अंदर आपने मान लिया पानी रखा, आप देखते हैं कि थोड़ी देर में वो पानी आपका ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब क्या है? ठंडा होने का मतलब ये है कि उस पानी के अंदर जो हीट थी वो हीट क्या हो गई, वो हीट रिड्यूज हो गई। वो हीट जो आपका रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन के थ्रू वो हीट उसने एक्सट्रैक्ट की और उसे बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक दिया, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया। ठीक है नहीं? तो रेफ्रिजरेशन वो प्रोसेस है जो किसी भी मटेरियल का या किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है बिलो द सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पर। ठीक है, तो वही इसने कहा है। देखिए रेफ्रिजरेशन में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एंड मेंटेनिंग ए टेम्परेचर ऑफ ए स्पेस और मटेरियल बिलो डेट ऑफ सराउंडिंग। आपके जो सराउंडिंग, आपके जो आसपास चारों ओर जो आपका जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर मेंटेन करता है उस स्पेस का। जैसे अगर आप देखेंगे कि कमरे का टेम्परेचर कुछ और रहता है लेकिन फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वजह से ही वो क्या कर रहा है, वो उस स्पेस का, उस कैबिनेट का मतलब जो आपका रेफ्रिजरेटर का जो कैबिनेट है, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का कैबिनेट है, उस कैबिनेट को क्या कर रहा है, उस कैबिनेट को टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पर मेंटेन करके रख रहा है। ये है जी आपका रेफ्रिजरेशन। ठीक है नहीं? अब ये हो कैसे रहा है, ये जो आप इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है ये देखिए। टू अचीव दिस द मैकेनिकल डिवाइस एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्पेस दैट हैज टू बी मेंटेन एट ए लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट इट टू द सराउंडिंग एटमोसफियर डेट इट इज ए रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। ठीक है, इसने ये कहा इसे अचीव करने के लिए आपका जो स्पेस है उस स्पेस के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं। मैकेनिकल डिवाइस होती है कंप्रेसर। कौन सी मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं? कंप्रेसर यूज करते हैं हम। ठीक है नहीं? ये कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर आपकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जान होती है, इसी से ही पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलता है। ठीक है नहीं? तो ये मैकेनिकल कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर देखिए एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्पेस दैट हैज टू बी मेंटेन एट ए लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट इट टू द सराउंडिंग। ये क्या करेगा कि जिस स्पेस को, टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उस हीट को सराउंडिंग में क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देगा, एटमॉस्फेयर में उसे आउट कर देगा। ठीक है नहीं? डेट इज ए रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, जहां आपका जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और कैबिनेट का टेम्परेचर आपका कम रहेगा। ठीक है, तो सिंस द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस विच हैज टू बी मेंटेन एट ए लोअर टेम्परेचर इज ऑलवेज मच लोअर देन द एनवायरमेंट। द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस विच हैज टू बी मेंटेन एट ए लोअर टेम्परेचर इज ऑलवेज मच लोअर देन द एनवायरमेंट। आपका जो वॉल्यूम होगा, जिस स्पेस को आप ठंडा करना चाह रहे हैं, जिसका टेम्परेचर आप सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम करना चाह रहे हैं, उसका स्पेस हमेशा इन्वायरमेंट के स्पेस से, इन्वायरमेंट के वॉल्यूम से
कम होगा। ये तो वही सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा हो गया। हम एसी से एक कमरा जो है ठंडा करते हैं, फ्रीजर में एक कैबिनेट ठंडा करते हैं, तो जो कमरे का भी वॉल्यूम है आपका वो तो इन्वायरमेंट के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा कम है या नहीं कम? भाई इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा हो गया, पूरी दुनिया इन्वायरमेंट में बसी है। तो ये है कि आपको जो वॉल्यूम होगा, जिस वॉल्यूम को आपको ठंडा करना है, उसका वॉल्यूम जो स्पेस है आपका, उस स्पेस का वॉल्यूम आपके एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम से बहुत कम होता है। ठीक है नहीं, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस कोल्ड और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज कॉल्ड ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम और रेफ्रिजरेटर। जो डिवाइस आपका इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, किससे? बिलो द एटमॉस्फेयर। ठीक है नहीं, उस सिस्टम को कहते हैं जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम या रेफ्रिजरेटर। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन सिस्टम या रेफ्रिजरेटर। जिसे आप घर में फ्रीज कहते हैं, उस फ्रीज को ये शॉर्ट में कह देते हैं फ्रीज। देखिए ये हो गया जी फ्रीज आपका, ये वर्ड बन गया फ्रीज, लेकिन इसका पूरा नाम होता है रेफ्रिजरेटर। पूरा नाम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो उसके टेम्परेचर को, स्पेस के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम पर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो द साइकिल ऑन विच दे ऑपरेट आर कोल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए जितने भी सिस्टम है आपके, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। हीट को प्रोड्यूस करना, हीट को रिजेक्ट करना, ये सब थर्मोडायनेमिक साइकिल पर वर्क करते हैं। जैसे जब हमने आपको आइस इंजन पढ़ाया था, तो आइस इंजन में हमने आपको बताया था कि जो पेट्रोल इंजन है वो आपका ऑटो साइकिल पर काम कर रहा है, जो डीजल इंजन है वो डीजल साइकिल पर काम कर रहा है। इसी तरह से जो ये रेफ्रिजरेटर है ये भी किसी न किसी साइकिल पर काम करता है। तो इसमें बहुत सारी साइकिल होते हैं। देखिए उसके नाम में कुछ के बता देता हूँ आपको। द वेरियस रेफ्रिजरेशन साइकिल आर रिवर्स कार्नोट साइकिल, बेल कॉलम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, इसमें जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस यूनिट में ये जो आपका टॉपिक सिलेबस के अंदर है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी साइकिल होती हैं जिसमें मैंने अभी आपको 3 बताई हैं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल, बेल कॉलम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये मेन साइकिल है जिन पर आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। ओके, अब देखिए, अब आती है बात कंपोनेंट्स की कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर आर इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। 4 होते हैं। इनके चारों के बारे में हम जब आपको 3rd लेक्चर लेंगे, 3rd यूनिट में, उसमें मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये चारों कंपोनेंट किस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि 3rd यूनिट में हम आपको कराएंगे, 3rd लेक्चर हम लेंगे उसमें हम आपको कराएंगे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इन चारों कंपोनेंट की वजह से ही, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, इन चारों की वजह से ही ये हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेटर के 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। ये क्या है वो आपको 3rd लेक्चर में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, किसका क्या काम है क्या नहीं, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या आता है जी? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। कि रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है? देखिए यूनिट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को हम जिसमें मेजर करते हैं, जिस क्वांटिटी में मेजर करते हैं, उसे उसकी यूनिट कह देते हैं। जैसे कि आपने एसी में सुना होगा, एसी में क्या होता है? एसी में जो है आपका, देखिए एसी में क्या होता है, जैसे एसी को मेजर करते हैं, अभी 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, ऐसे तो कहते हैं कि ये टन क्या है? ये जो टन है आपका, जिसमें आप रेफ्रिजरेशन को मेजर कर रहे हैं, वही इसकी यूनिट है। टन का मतलब होता है कि आप उसका कूलिंग इफेक्ट कितना है, उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, टन उसे मेजर करता है। आप अगर 1 टन का एसी लगाएंगे कमरे में, तो वो चाहे वो क्या करेगा, वो उतना इफेक्टिवली कूलिंग नहीं करेगा जितना कि 2 टन का करेगा, क्योंकि 2 टन की पावर ज़्यादा है। 2 टन का क्या होगा, 2 टन का जो एसी होगा उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है नहीं, तो देखिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसे पूरे जो कहते हैं इसे कहते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। खाली टन भी नहीं कहते, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और सिंपली टन डिनोटेड बाय टी आर, और इसे जो शॉर्ट में है वो टी आर कहते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टी फॉर टन, आर फॉर रेफ्रिजरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप टन नहीं कहेंगे, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन।
क्लियर है? तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पहले मैं आप पढ़ देता हूँ इसे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये किसे डिफाइन कर रही है? ये डिफाइन कर रही है अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की अमाउंट को डिफाइन कर रही है। कौन सा इफेक्ट, कौन सी अमाउंट, वो देखिए किसे कर रही है। हीट ट्रांसफर रेट भी कह सकते हैं इसे। प्रोड्यूस ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन 1000 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू द वाटर इन 24 आवर। यानी 1000 किलोग्राम बर्फ, 1 टन किसके बराबर होता है? 1 टन होता है 1000 किलोग्राम के। 1000 किलोग्राम बर्फ को आप 1000 किलोग्राम बर्फ को अगर आप किसी कमरे में रख दें तो 24 घंटे में वो जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, वो जितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, जितनी ठंडक वो आपको देंगी 24 घंटे में, उतनी ही ठंडक आपका 1 टन का एसी आपको 24 घंटे में दे देगा। बात समझ में आ गई? उतनी ही ठंडक आपका 1 टन का एसी आपको 24 घंटे में दे देगा। यानी जो आपका 1 टन का एसी है, 1 टन का एसी आपका 1000 किलोग्राम बर्फ के इक्वल है। जितना इफेक्ट आपका 1000 किलोग्राम बर्फ क्रिएट कर रहा है 24 घंटे में, उतना ही इफेक्ट आपका केवल 1 टन का एसी क्रिएट कर देगा। तो ये है जी आपकी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन। तो इसने कहा है देखिए इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन। क्योंकि जब आप 1 टन को रखेंगे तो वो क्या होगा? वो मेल्ट होता चला जाएगा। जब वो मेल्ट होगा तो क्या होगा? जब भी कोई चीज़ मेल्ट होती है तो वो कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। अब आप देखिए जैसे बर्फ है, बर्फ कैसे मेल्ट हो रही है? बर्फ मेल्ट तब होगी जब बर्फ क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं बर्फ को खुले में रख दूंगा, खुले में रखेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी, लेकिन उसे किसी बोरी में लपेट कर या किसी इंसुलेटिंग डब्बे में रख देंगे तो वो जल्दी नहीं घुलेगा। वो आपको बहुत देर तक जो है, बहुत टाइम बाद घुलेगा। होता है नहीं ऐसे ही? तो यानी घुलने का मतलब है कि वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। घुलने का मतलब ये है कि आपका बर्फ सॉलिड स्टेट में है और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से या बर्फ से आइस से वाटर में चेंज हो रहा है। क्लियर है? घुलने का मतलब ये है आपका। तो इसमें क्या होगा? देखिए आपका कोई भी फेज कब चेंज होगा? फेज चेंज का मतलब कोई भी वस्तु आपकी लिक्विड से वेपर या सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी? वो तब कन्वर्ट होगी जब उसे उसकी लेटेंट हीट के इक्वल क्या मिल जाएगी? लेटेंट हीट के इक्वल एनर्जी मिल जाएगी। वो अपनी लेटेंट हीट के इक्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी फेज को चेंज कर लेगा। ठीक है नहीं? तो देखिए जैसे इसने कहा है सिंस लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर केजी। यानी जो आइस की जो लेटेंट हीट है वो कितनी है? वो 335 किलो जूल पर केजी है। यानी 1 किलोग्राम बर्फ को जब 335 किलो जूल की क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे ही बर्फ आपका 335 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो आपका जो बर्फ है वो पिघल कर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है। इसलिए मैंने देखिए लेटेंट हीट की डेफिनेशन भी दे दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट को कहते हैं गुप्त ऊष्मा, हिंदी में क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए लेटेंट हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय ए सब्सटेंस अंडरगोइंग ए चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है नहीं? कोई भी लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। लेटेंट हीट की वो क्वांटिटी है जो क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, रिलीज कर रही है। या तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को या अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज करेगा बाय ये सब्सटेंस अंडरगोइंग ए चेंज ऑफ स्टेट। जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से वेपर में जा रहा है तब। ठीक है नहीं? सच एज आइस चेंजिंग टू वाटर और वाटर टू स्टीम। जैसे आइस किस में चेंज हो रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है, या वाटर आपका स्टीम में चेंज हो रहा है। स्टीम मतलब भाप में। ठीक है नहीं? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट कंडीशन में रहे। तो लेटेंट हीट भी आपको समझ में आ गई होगी और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन भी समझ में आ गई होगी। ठीक है नहीं? तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है आपका? कि 1000 किलोग्राम बर्फ 24 घंटे में जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उतना ही इफेक्ट
1 टन का एसी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है नहीं, ये है आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। और जो आपका बर्फ है, जो आइस है, उसकी लेटेंट हीट होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम आइस को अगर 335 किलो जूल की एनर्जी मिल जाए तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्लियर नहीं। और लेटेंट हीट में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सब्सटेंस को अपनी फेज को चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, वो उसकी लेटेंट हीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट कहलाएगी। और लेटेंट हीट किस में आएगी? किलो जूल पर केजी में। यानी पर केजी सब्सटेंस को फेज चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो क्या कहलाएगी? उसकी लेटेंट हीट कहलाएगी। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हमें पता है। देखिए 1 TR, आपको पता है कि जो आपकी जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है? लेटेंट हीट ऑफ आइस है आपकी, वो है जी आपकी 335 किलो जूल पर केजी। 1 किलो जूल की लेटेंट हीट कितनी है? 335 है। तो ये तो है 1 किलोग्राम की। किसकी है जी? 1 किलोग्राम आइस की। अब आप जब 1 TR की बात कर रहे हैं तो 1 TR में कितने बर्फ की बात करते हैं हम? 1 टन की। तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000। तो टोटल लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी? यानी टोटल 1 TR किसके बराबर हो जाएगा? 1 TR बराबर हो जाएगा, अगर मैं इस 335 किलो जूल में किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ? 335 किलो जूल पर किलोग्राम में अगर 1000 किलोग्राम की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। देखिए 1000 इंटू 335 किलो जूल, क्योंकि किलोग्राम से तो किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो 1 TR इक्वल आ जाएगा आपका 1000 इंटू 335 किलो जूल। और ये इतना इफेक्ट कितने घंटे में प्रोड्यूस कर रहा है? 24 आवर में, इन 24 आवर। ठीक है नहीं। तो 1 TR कहाँ से आया आपका? लेटेंट हीट में 1000 की मल्टीप्लाई की, क्योंकि 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 TR। ठीक है नहीं। और उस लेटेंट हीट का इफेक्ट कितने घंटे में प्रोड्यूस हो रहा है? 24 घंटे में। तो इन 24 आवर, तो 24 घंटे में कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? 1000 इंटू 335। तो 1 घंटे में कितना होगा? 24 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और 1 मिनट में कितना होगा? 60 से और डिवाइड कर देंगे। ठीक है नहीं। तो देखिए ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 1000 इंटू 335 अपॉन, ये अपॉन है आपका, और यह 24 इंटू 60 किलो जूल पर मिनट। किलो जूल पर मिनट। यानी आपका जो 1 TR आया, 1 TR किसके इक्वल आ गया आपका? 1 TR इक्वल आ गया आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 232.6 किलो जूल पर मिनट। 232.6 किलो जूल पर मिनट। यानी 1 टन आपका 232.6 किलो जूल पर मिनट के इक्वल है। अब इस पर मिनट को मैं किस में बदल सकता हूँ? पर मिनट को मैं सेकंड में बदल सकता हूँ। ठीक है नहीं। अब ये 232.6 जो आई, ये तो थ्योरेटिकल आई आपकी वैल्यू। कितनी है? थ्योरेटिकली। एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू हम यूज करते हैं वो करते हैं 210 किलो जूल पर मिनट। देखिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टेकन एज इक्विवेलेंट टू 210 किलो जूल पर मिनट। हम कितनी? 210 किलो जूल पर मिनट हम ये लेके चलते हैं हमेशा। जब भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी सोल्व करेंगे तो मान के चलते हैं कि जो आपका 1 टन है, 1 टन आपका किसके इक्वल है? 1 टन आपका 210 किलो जूल पर मिनट के इक्वल है। अब इस 210 किलो जूल पर मिनट को हम बदल सकते हैं किलो जूल पर सेकंड में। तो किलो जूल पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसे लिख सकता हूँ 210/60 किलो जूल पर सेकंड। ठीक है नहीं। और 210/60 क्या आ जाएगा? 3.5। और जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है जी आपका वाट। जूल पर सेकंड होता है वाट। तो ये कितना आ जाएगा? 3.5 किलो वाट। ठीक है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है 1 TR वो किसके इक्वल है? वो 3.5 किलोवाट के इक्वल है। ठीक है ना। किसके इक्वल है? 3.5 किलोवाट के। तो ये थी आपकी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बाद बात करते हैं देखिए एप्लीकेशन की। किसकी बात करते हैं? एप्लीकेशन की बात करते हैं कि आपका जो रेफ्रिजरेशन है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ भी हमें ठंडक पैदा करनी होगी, जहाँ का एटमॉस्फेयर हमें कहाँ से कम रखना पड़ेगा? जहाँ का एटमॉस्फेयर हमें बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखना पड़ेगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ आपका उसका एप्लीकेशन होगा। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जी? प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में क्या कर सकते हैं हम? देखिए प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग मशीनरी होती हैं आपने देखा होगा, जो फ्लैक्स प्रिंट करते हैं, किताबें प्रिंट जहाँ होती हैं वहाँ पर AC लगी रहती है।
एसी इसलिए लगाते हैं क्योंकि कलर प्रिंट होते हुए अगर हीट होगी, गर्मी होगी तो फैल जाते हैं। अगर एसी लगी हुई होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो वो कलर आपके फेड नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, ठीक है नहीं। तो कलर को फैलने से बचाने के लिए जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रियल एरिया होता है, प्रिंटिंग से जुड़ी जो इंडस्ट्री होती है, उसमें हम किसका यूज करते हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसीजन पार्ट, कुछ पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हम किसमें जो हम एक मेंटेन टेम्परेचर के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर उसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्ट्स में डिफेक्ट रह जाएगा। तो उस डिफेक्ट से बचने के लिए तो हम क्या करते हैं? पहले टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर किससे मेंटेन होगा? आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से। क्लियर है। थर्ड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी मतलब कपड़ा संबंधी हो गई, जिसमें आपके जो है कपड़े वगैरह बनते हैं। जिस इंडस्ट्री में जब कपड़े बनेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं प्रिंट भी होगा, ठीक है नहीं। तो उसमें भी प्रिंट की सफाई के लिए और अच्छा मतलब टेक्सटाइल अच्छा कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। आपकी जो मशीनरी होती है वो भी हीट होती है, उन्हें हीट होने से बचाने से रोकने के लिए, जिससे वो ज़्यादा हीट ना हो, उसके लिए भी रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आपका किसका यूज होगा? रेफ्रिजरेशन का यूज होगा। फार्मेटिकल इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी फार्मेसी की कंपनी जो दवाई बनाती हैं, आपके जो है इंजेक्शन बनाती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, उन सब के लिए भी, उन्हें स्टोर करने के लिए भी किसका यूज होता है? रेफ्रिजरेशन का यूज होता है। आपने भी देखा हो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि वो हम अगर घर भी ले आते हैं तो फ्रीज में रख देते हैं, क्योंकि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा? उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो जल्दी खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक मटेरियल। फोटोग्राफिक में भी यही होता है कि फोटोग्राफिक में भी आपके जो कलर हैं वो फैल जाते हैं। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो फोटोग्राफिक कलर आपके फैल जाएंगे। तो उस कलर को फैलने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। फार्म एनिमल, जो आपके जानवर होते हैं, कभी कभी जैसे गर्मियों में क्या होता है, कुछ जानवर ऐसे रहते हैं, जैसे विदेश के जानवर ले आए, वो विदेशी जानवर ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या करे? जिससे कि वो किसी भी तरह का उसे हानि ना हो, ठीक है नहीं। फार्म एनिमल में जैसे बहुत सारे, जैसे हम जो है मुर्गी पालन भी लगाते हैं, बकरी पालन लगाते हैं, तो इसमें बल्क में रहते हैं आपके जानवर जो रहते हैं। तो बल्क में होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हमें क्या हो कि मौसम जब आपका जो है गर्मी का ज़्यादा मौसम हो, उस समय उन्हें किसी तरह की बीमारी ना लगे, वो उसमें जो है उसमें अच्छे से सर्वाइव कर जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और टेम्परेचर मेंटेन किससे होगा? आपका रेफ्रिजरेशन से होगा। नेक्स्ट है व्हीकल एयर कंडीशनिंग। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में एयर एसी लगी रहती है, तो इसका तो आपको पता ही है कि गाड़ियों में एसी लगी रहती है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गाड़ी के अंदर हम एसी लगाते हैं, ये सब आप जानते हैं। लेबोरेटरी, जो भी आपकी लैब होती हैं, कंप्यूटर लैब हो चाहे आपकी जो है फार्मेसी से संबंधित लैब हो, उन सभी में भी आपका एसी यूज होता है, ठीक है ना। आपका जो है रेफ्रिजरेशन उन सभी में यूज होता है। नेक्स्ट आता है, देखिए आपका कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसीजन पार्ट। कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, कोल्ड ट्रीटमेंट होता है आपका कि कभी कभी हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए पहले उसे हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और फिर एकदम से उसे ठंडा करते हैं। किसकी हेल्प से? रेफ्रिजरेंट की हेल्प से, रेफ्रिजरेशन की हेल्प से, ठीक है नहीं। तो कोल्ड ट्रीटमेंट उसे कहते हैं कि हम क्या करेंगे? पहले उसे ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे, फिर एकदम से उसे ठंडा करेंगे, ठीक है। तो कटिंग टूल टू इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड टूल लाइफ। यानी हम कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड टूल लाइफ। जो कटिंग टूल होते हैं आपके, जो कटिंग टूल काम आते हैं, उनमें कोल्ड ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है, और उनकी हाई एक्यूरेसी के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, वियर रेजिस्टेंस के लिए, उनकी टूल लाइफ बढ़ाने के लिए हम कोल्ड ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। और कोल्ड ट्रीटमेंट का जब यूज करेंगे तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन का यूज जरूर होगा। नेक्स्ट आता है फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, टिश्यू एटसेट्रा। आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड आपका, आपने देखा होगा बहुत टाइम तक रखा रहता है, तो वो रेफ्रिजरेशन की वजह से ही कम टेम्परेचर पर उसे स्टोर करते हैं, जिससे कि उसके इफेक्ट पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। ड्रग्स का मतलब है दवाई से। यहाँ पर ड्रग्स का मतलब नशे वाली नशीली चीज़ों से नहीं है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पर दवाई से है कि जो आपके ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप दवाई की शीशी लाते हैं उस पर लिखा रहता है कि भाई इतने से इतने टेम्परेचर पर इसे रखना है, तभी ये सही रहेगी।
इसमें अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत जो इधर उधर होगा तो दवाई पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इन सर्जरी फॉर लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो एक इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी के लिए, उसे कहते हैं एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया को भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इन कंस्ट्रक्शन फॉर द शीटिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड फॉर फ्रीजिंग वेट सोइल ऑफ फैसिलिटेट एक्सवेशन। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन फॉर द शीटिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड फॉर फ्रीजिंग वेट सोइल टू फैसिलिटेट एक्सकेवेशन। ठीक है, जो आपके कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन में आपके कंक्रीट को सेट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कंक्रीट को सेट करने के लिए, जो आपकी जो गीली मिट्टी है उसे सेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, आप रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं, जिससे कि आपका जो कंक्रीट आइटम है वो जल्दी से सेट हो जाए, या आपकी जो गीली मिट्टी है वो भी जल्दी से सेट हो जाए। ठीक है ना, तो ये थे भाई आपके एप्लीकेशन किसके, रेफ्रिजरेशन के। कुछ एप्लीकेशन हो रहे, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि दूध की थैलियाँ आती हैं, आजकल हर चीज़ें क्या होती है वो पैकिंग में बिक रही हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रही हैं, आपका मक्खन आ रहा है, घी आ रहा है, लेकिन वो कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, कैसे उसे स्टोर करके रख रहे हैं लंबे समय तक, वो रेफ्रिजरेशन की वजह से ही हो पाता है। आप उसे अगर हाई टेम्परेचर पर रख देंगे तो पैकिंग का आइटम भी आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, केमिकल और जो केमिकल जो इंडस्ट्री होती है, जो केमिकल से रिलेटेड होती है, उसमें भी रेफ्रिजरेशन का यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें एक ही टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना होता है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, ये आपको पता ही है कि रूम में जो एसी लगाया जाता है उसमें यूज होता है। ठीक है नहीं, और आता है देखिए डिसैलिनेशन ऑफ वाटर बाय फ्रीजिंग। आपने देखा होगा कि आपका जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसे ठंडा करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ आइस, आइस क्यूब एंड फ्लैक्स एटसेट्रा, आइसक्रीम बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए, आइस क्यूब बनाने के लिए, ये इन सब के लिए भी आप क्या किसका यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होगा, आप उसमें आइसक्रीम भी बना सकते हैं, बर्फ आइस के क्यूब भी बना सकते हैं पानी के, वो सब आप क्या है रेफ्रिजरेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन मेडिसिन इन रिमोट एंड रूरल एरिया। ठीक है नहीं, आप क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के थ्रू वैक्सीन को, मेडिसिन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिए, इसमें से आप अगर 7-8 एप्लीकेशन भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बाद नया जो टॉपिक आता है वो आता है जी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे शॉर्ट में कहते हैं जी COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। जैसे आपने देखा होगा जब इंजन की बात करते हैं तो इंजन में एफिशिएंसी आती है कि भाई इंजन की कितनी एफिशिएंसी है, हमने कितना आउटपुट हमें मिला और कितना इनपुट हमने दिया था, उन दोनों के रेशियो जो निकल के आता है वो क्या कहलाती थी, एफिशिएंसी कहलाती थी। ठीक है नहीं भाई, किसी की एफिशिएंसी 90% आ गई, किसी की 80% आ गई, यानी एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही रहती थी। एफिशिएंसी में क्या होता था कि आउटपुट हमें हमेशा इनपुट से कम ही मिलता था। ठीक है नहीं, लेकिन रेफ्रिजरेटर को हम जो रेफ्रिजरेटर की आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे हम एफिशिएंसी में मेजर नहीं करते, उसे हम मेजर करते हैं COP में, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो वैल्यू आएगी रेफ्रिजरेटर में वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, यानी इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इनपुट से ज़्यादा मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट से ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में समझते हैं। देखिए द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका रेशियो है कि आपने जो स्पेस, जिस स्पेस को आपको ठंडा करना है उस स्पेस से आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की, कितनी हीट आपने उससे बाहर निकाली इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट, और उस हीट को बाहर निकालने के लिए आपको कंप्रेसर के थ्रू कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है ना, वो आपका इनपुट हो जाएगा, कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट की वो आउटपुट, और कंप्रेसर से कितना वर्क किया वो आपका इनपुट। उन दोनों का रेशियो आपको क्या कहलाएगा, उन दोनों का रेशियो आपको कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या COP। क्लियर है, तो देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैथमेटिकली थ्योरेटिकल COP इज इक्वल टू Q/W। इसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूलों से हम निकाल रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। एक्चुअल और थ्योरेटिकल वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आपका रहता है। ठीक है नहीं, तो थ्योरेटिकल COP क्या आ गई आपकी Q/W। क्यों क्या है,
कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट की, और डब्ल्यू क्या है, कंप्रेसर के थ्रू आपने कितना वर्क किया। तो देखिए वेयर क्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर और अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस। जितनी आपने हीट एक्सट्रैक्ट की या जितना आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो आपका क्यू होगा, और डब्ल्यू होगा आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने कंप्रेसर के थ्रू जितना वर्क डन किया वो कहलाएगा आपका क्यू। ठीक है, तो सीओपी आपकी आ गई क्यू ओवर डब्ल्यू। ये कौन सी सीओपी है, ये है आपकी थ्योरेटिकल सीओपी। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो सीओपी है, वो किसके रेसिप्रोकल है, वो आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी के रेसिप्रोकल है, हीट इंजन की एफिशिएंसी के रिवर्स है। सो द वैल्यू ऑफ सीओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि हमें पता है कि इफिशियंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। तो और सीओपी क्या है, सीओपी इफिशियंसी की रेसिप्रोकल है, यानी इसका मतलब आपकी जो वैल्यू होगी सीओपी की वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। जैसे आपकी इफिशियंसी मान ली कितनी है, 0.99, कितनी आई 0.99, तो सीओपी क्या हो जाएगी, सीओपी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 1/0.9। तो 1/0.9 यानी इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ से इसका मतलब जो सीओपी आएगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तो मैंने बात की थी आपकी थ्योरेटिकल सीओपी की। तो थ्योरेटिकल सीओपी जो है वो तो फॉर्मूले से निकलेगी क्यू ओवर डब्ल्यू से, और कुछ ना कुछ एक्चुअल सीओपी भी आपकी आएगी, एक्चुअल सीओपी जो आपको एक्चुअली कोई भी डिवाइस दे रही है। ठीक है नहीं, और इन दोनों का रेशियो एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, उन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, रिलेटिव सीओपी। ठीक है, तो देखिए द रेशियो ऑफ द एक्चुअल सीओपी टू द थ्योरेटिकल सीओपी इज नोन एज द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और रिलेटिव सीओपी। रेशियो किसका, एक्चुअल सीओपी का और थ्योरेटिकल सीओपी का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या रिलेटिव सीओपी कहलाएगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, और आपका जो है रिलेटिव सीओपी क्या होगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए एक छोटा सा एक एग्जांपल है, फाइंड द सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ द वर्क इनपुट इज 80 किलोजूल पर केजी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस इज 160 किलोजूल पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्लूइड। यानी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो क्यू की वैल्यू है वो है आपकी 160 किलोजूल पर केजी, यानी आपका जो हीट है वो इतनी एक्सट्रैक्ट हुई है स्पेस से। ये आपका जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है रेफ्रिजरेशन का वो कितना हुआ है, 160 किलोजूल पर केजी। और 160 किलोजूल पर केजी का इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा आपको W = 80 किलोजूल पर केजी, 80 किलोजूल पर केजी। आपको पता है सीओपी आपको निकालनी है, तो सीओपी क्या होती है, सीओपी होती है आपकी क्यू ओवर डब्ल्यू, यही तो होती है। तो सीओपी कितनी आ जाएगी 160, क्यू की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 80, तो कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। तो सीओपी कितनी होगी, इस सिस्टम की सीओपी होगी आपकी 2, कितनी होगी 2 होगी। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि सीओपी कितनी आ गई 2 आ गई। देखिए आपकी सीओपी क्या आई, तो 1 से ज़्यादा आ गई, यानी आपने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो वर्क डन से ज़्यादा किया, यानी आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है। अब इसमें बात करते हैं, देखिए हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है। ये 3 तरह की डिवाइस होती हैं। आपसे 7 नंबर में पूछ सकता है कि हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में समझाइए। ठीक है नहीं, तो एक एक के बारे में मैं आपको देखिए समझाता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं हीट इंजन की। हीट इंजन जैसे मैंने आईसी इंजन आपको पढ़ाया था वो भी हीट इंजन ही है। तो हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन आपका जो फ्यूल है उसकी केमिकल एनर्जी को, यानी क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उस फ्यूल को हम कंबस्शन करेंगे, जलाएंगे, उसे जलाने के बाद वो क्या होगी, थर्मल एनर्जी बन जाएगी, और उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए ए हीट इंजन इज ए सिस्टम दैट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन एक इस तरह का सिस्टम है जो क्या कर रहा है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये थर्मल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फ्यूल का कंबस्शन करने के बाद मिलेगी आपको। फ्यूल आपका कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है ना। तो देखिए इन ए हीट इंजन द हीट सप्लाई टू द इंजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यहाँ से जो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, इस मैकेनिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, वर्क में कन्वर्ट करूँगा, और ये वर्क ही मेरा काम का होगा। ठीक है नहीं। तो देखिए इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये हॉट बॉडी नज़र आ रही होगी। ये हॉट बॉडी जो है आपका, ये इंजन है। ये क्या है, ये हीट इंजन है जहाँ से आपकी थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ से जो थर्मल एनर्जी आपकी क्रिएट हुई, थर्मल एनर्जी से आपको जो मैकेनिकल एनर्जी मिली, जो कितनी मिली, वो मिली Q2। कितनी मिली, Q2 एनर्जी मिली। अब इस Q2 एनर्जी से आपको क्या मिला, इस Q2 एनर्जी से आपको वर्क मिला WE। कितना वर्क डन मिला, WE मिला। तो ये Q2 हीट जो यहाँ से रिलीज हुई, इस Q2 हीट से कुछ तो आपको वर्क मिल गया, और कुछ हीट आपकी क्या हो गई, एटमॉस्फेयर में चली गई या कोल्ड बॉडी में चली गई। कोल्ड बॉडी का मतलब क्या है, जैसे आईसी इंजन होता है, इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम रहता है। तो इंजन क्या हो गया, हॉट बॉडी हो गई, एटमॉस्फेयर उसके लिए कोल्ड बॉडी हो गई। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका जो आईसी इंजन होता है, जो बाइक का इंजन होता है, वो क्या करता है, वो कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा पेट्रोल को जलाने के बाद, वहाँ से कुछ हमें क्या मिल जाएगा, यूजफुल वर्क मिल जाएगा। इस यूजफुल वर्क की वजह से ही आपका व्हील रोटेट करने लगता है। लेकिन कुछ हीट आपकी साइलेंसर के थ्रू बाहर आ जाती है, आती है नहीं, वो हीट है आपकी Q1। वो हीट क्या है जी, Q1 है, जो आपके साइलेंसर के थ्रू बाहर आ रही है। यानी साइलेंसर के थ्रू बाहर आ रही है, इसका मतलब वो कोल्ड बॉडी में मिक्स हो रही है। यानी यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हमें यूजफुल है, भाई Q2, Q1 या WE। मेरा आउटपुट है WE, क्योंकि मेरा जो व्हीकल चल रहा है, वो व्हीकल किसकी वजह से चल रहा है, वो WE की वजह से चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है, WE की वजह से चल रहा है। ठीक है नहीं। और आप यहाँ पर देखिए भाई, ये जो Q2 हीट थी, ये Q2 हीट आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कुछ तो यूजफुल वर्क में और कुछ चलेगी कोल्ड बॉडी में। यानी यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि Q2 किसके इक्वल है, आपका Q2 किसके इक्वल है, WE प्लस के Q1 के, है ना। और यहाँ से WE क्या आ जाएगा, आपका WE आ जाएगा Q2 माइनस Q1, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जो ये आया है। तो देखिए, इफ़ Q2 इज द हीट सप्लाई टू द इंजन एंड Q1 इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द हीट इंजन। यानी हीट सप्लाई, इंजन से कितनी हीट सप्लाई हुई, Q2, और रिजेक्ट कितनी हो गई, Q1। ठीक है नहीं, एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कितनी हो गई, Q1 हो गई। देन द नेट वर्क डन बाय द इंजन इज गिवन बाय, तो जो नेट वर्क डन होगा WE, वो कितना होगा, Q2 माइनस Q1। ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया नहीं आ गया, कि भाई हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी ने जो है, जो हीट इंजन है, इसने Q2 हीट प्रोड्यूस की, उस Q2 हीट में से मुझे WE तो वर्क डन मिल गया, और Q1 हीट आपकी रिजेक्ट हो गई। ठीक है नहीं। तो Q2 आपका किसके इक्वल होगी, वो WE और Q1 के सम के इक्वल होगी। WE मेरा आउटपुट है, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है, मुझे जो इससे मिल रहा है, वो WE ही मिल रहा है, यही मेरे लिए यूजफुल है। अब निकालते हैं, देखिए इसकी एफिशिएंसी है COP। हीट इंजन की, वैसे तो इंजन की तो इफिशियंसी होती है, मैं आपको बता दूं, इंजन की क्या होती है, इफिशियंसी होती है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा ईटा-E और COP-E। ठीक है नहीं, COP भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम तीनों को COP में ही, यहाँ पर तीनों को हम किस में, COP में ही मेजर करेंगे। ठीक है नहीं, लेकिन हीट इंजन की होती इफिशियंसी है। तो देखिए इसकी इफिशियंसी क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना था, आउटपुट था आपका WE, यही तो था। और आपने इनपुट कितना दिया था, इनपुट दिया था आपने Q2। भाई यहाँ से इतना इनपुट मिला Q2, और आउटपुट आपका WE मिला। तो यहाँ से आपका जो COP होगी, वो होगा WE अपॉन Q2, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है नहीं। तो COP क्या आ गया, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन कितना आ गया, WE लिख लीजिएगा, ये R गलत है यहाँ पर, यह है WE अपॉन Q2। ठीक है नहीं। और अभी आपने WE निकाला था, WE किसके इक्वल था, WE इक्वल था आपका Q2 माइनस Q1। ठीक है नहीं। और ओवर क्या आ गया, Q2। तो यहाँ से COP क्या आ गई, COP आ गई आपकी हीट इंजन की Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, या वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन कितना मिला आपको, WE, हीट कितनी सप्लाई करी थी आपने, Q2। ठीक है नहीं। यहाँ पर WE की वैल्यू रखेंगे, Q2 माइनस Q1, इस तरह से आपका हीट इंजन पूरा हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हीट इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर की। किसकी बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर का मैंने आपको बताया था, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर एक कैबिनेट से, जो कोल्ड बॉडी है आपकी, वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और उस हीट को
कहाँ फेंकेगा, उस हीट को बाहर जो सराउंडिंग है जिसे हॉट बॉडी कहेंगे उसमें आपको क्या कर देगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट क्यों कर रहा है, रिजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई वहाँ से अंदर से हीट लेता रहेगा, बाहर रिजेक्ट करता रहेगा, यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। यानी इसके अंदर जो मेरा आउटपुट है, इसके अंदर मेरा आउटपुट क्या है कि मैं कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोल्ड बॉडी से मैं जितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वही मेरा आउटपुट है, ठीक है नहीं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये आपकी यहाँ पर कोल्ड बॉडी होगी जिससे मैं क्या कह सकता हूँ, रेफ्रिजरेटर कह सकता हूँ। ये मान के चले कि रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है नहीं, ये रेफ्रिजरेटर है। और ये जो आपको आर नजर आ रहा है ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका क्या है, ये आपका कंप्रेसर है जिससे आप वर्क डन कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हैं, जिससे आप वर्क डन कर रहे हैं, ये आपका कंप्रेसर हो जाएगा। ये मान के चलिए अभी तो आप इसमें, ठीक है। तो ये जो कंप्रेसर है ये कितना वर्क कर रहा है, ये WR वर्क कर रहा है, किसके लिए, ये WR वर्क कर रहा है इस Q1 हीट को रिलीज करने के लिए, इस Q1 हीट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर में जो कोल्ड बॉडी होगी वहाँ से Q1 एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगी और उस Q1 एनर्जी को बाहर रिजेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस पर WR वर्क करेंगे, कितना वर्क करेंगे, WR, ठीक है नहीं, और आप वहाँ से Q2 हीट को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, Q1 हीट आपने एक्सट्रैक्ट की और Q2 हीट आपने रिलीज कर दी, और इस हीट को रिलीज करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, WR। तो ये था ये आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये उसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है जी, हीट इंजन का। क्यों, क्योंकि हीट इंजन में यहाँ ऊपर थी हॉट बॉडी और नीचे थी कोल्ड बॉडी, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपका कोल्ड बॉडी ऊपर आ गई, हॉट बॉडी नीचे आ गई, और सारी की सारी डायरेक्शन चेंज हो गई इसमें, ठीक है। उसमें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर डायरेक्शन थी, इसमें कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर डायरेक्शन है। उसमें WE की डायरेक्शन बाहर की ओर थी, इसमें WR की डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो ये पूरा का पूरा रिवर्स प्रोसेस है किसका, हीट इंजन का, ठीक है। क्योंकि हीट इंजन में हीट हॉट से कोल्ड की ओर जा रही है और रेफ्रिजरेटर में हीट कोल्ड से हॉट की ओर आ रही है। तो देखिए ए रेफ्रिजरेटर इज ए रिवर्स हीट इंजन वेयर हीट इज पंप फ्रॉम लो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी टू हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी। रेफ्रिजरेटर आपका हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लो टेम्परेचर से जो कोल्ड बॉडी होती है उससे हीट को पंप करते हैं और उस हीट को कहाँ छोड़ते हैं, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में या हॉट बॉडी में छोड़ते हैं। हॉट बॉडी का मतलब एटमॉस्फेयर और कोल्ड बॉडी का मतलब फ्रीज के अंदर का पोर्शन, ये मान के चले आप, ठीक है। इट्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये जो आपका कैबिनेट होगा, जो कोल्ड बॉडी होगी उसके टेम्परेचर को क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को जो आपकी जो बॉडी होगी उससे लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। दिस इज डन बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट Q1 फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एंड डिलीवर इट टू ए हॉट बॉडी। ये क्या करेगा, ये कोल्ड बॉडी से Q1 हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और बाहर कितनी हीट को छोड़ देगा, बाहर आपकी Q2 हीट को रिलीज कर देगा। तो कोल्ड बॉडी से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की, Q1, और हॉट बॉडी में कितनी हीट रिलीज की, Q2, ठीक। तो वर्क WR इज रिक्वायर्ड टू डन ऑन द सिस्टम। आपको पूरे सिस्टम पे कितना वर्क करना पड़ा, पूरे सिस्टम पर Q1 हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और Q2 हीट को रिलीज करने के लिए आपको WR वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, WR वर्क करना पड़ा। अब बात करते हैं देखिए इसकी COP की, इसकी COP क्या होगी। रेफ्रिजरेटर की COP निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका आउटपुट क्या होगा, इसमें आपका आउटपुट होगा Q1। आउटपुट क्या होगा, इसमें Q1 होगा और इसमें इनपुट कितना होगा, आपने कितना वर्क डन किया, इसमें आपने कितना वर्क डन किया, WR। तो इसका जो COP आएगी वो आएगी Q1 ओवर WR, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है आपका, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की और उस एक्सट्रैक्टिव हीट को बाहर रिलीज करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ये आपका इनपुट हो जाएगा। तो देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी Q1 टू द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन द सिस्टम WR। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है COP जो है वो किसके रेशियो के इक्वल है, वो है आपकी कितनी अमाउंट आपने कोल्ड बॉडी से टेकन करी, कितनी हीट आपने वहाँ से क्या की, एक्सट्रैक्ट की, और उस एक्सट्रैक्ट हीट को रिलीज करने के लिए आपको कितना वर्क डन उस पर करना पड़ा, ठीक है नहीं। इफ Q1 इज द हीट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम कोल्ड बॉडी और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज WR। अगर Q1 आपकी क्या है,
हीट एक्सट्रैक्टिंग है, WR आपका वर्क डन है, और Q2 इज द हीट डिलीवर टू द हॉट बॉडी, और Q2 क्या है, जो आपने हॉट बॉडी को हीट डिलीवर करी। तब आपका क्या आ जाएगा, तब देखिए यहाँ पर ये Q1, भाई यहाँ पर देखिए Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की प्लस आपने WR पे वर्क किया, तब जाके आपने Q2 हीट रिलीज की, यही तो आएगा भाई Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की प्लस आपको WR वर्क और करना पड़ा, तब इन दोनों के इफेक्ट से आप Q2 हीट को रिलीज कर पाए। तो Q1 प्लस WR इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2। तो यहाँ से WR किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 माइनस Q1 के, ठीक है नहीं। और COP क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी अपॉन वर्क डन। तो हीट एक्सट्रैक्टेड कितनी है, Q1, तो Q1 तो ये आ गया, और वर्क डन कितना है, वर्क डन है आपका Q2 माइनस Q1। वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, वर्क डन आ जाएगा आपका Q2 माइनस Q1। तो यहाँ से इस तरह से आप रेफ्रिजरेटर की COP निकाल सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर की COP की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। हीट इंजन की मैं बात कर रहा था, उसमें मैंने इफिशियंसी और COP इसलिए लिखा क्योंकि उस केस में COP हमेशा 1 से कम आती है, ठीक है नहीं, इसलिए हम उसे इफिशियंसी कहते हैं। और हमने आपको बताया कि COP हमेशा 1 से ज़्यादा रहती है, लेकिन हीट इंजन की इफिशियंसी होती है वो 1 से कम रहेगी। अब हीट पंप, हीट इंजन बता दिया, रेफ्रिजरेटर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं देखिए हीट पंप की, ठीक है नहीं। अब एक रेफ्रिजरेटर में देखो, मैं आपको बात बता दूं, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होगा, ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके जो हीट पंप होगा उसमें ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें, कि अगर यहाँ पर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T1, तो ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम होगा। ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होगा, किसमें, रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में मेरा क्या काम है कि कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम करना, ये मेरा मोटिव है इसके अंदर, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं देखिए हीट पंप की, क्योंकि हीट पंप का डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा आपका रेफ्रिजरेटर का है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए आप डायग्राम देखें यहाँ पर हीट पंप का, इसमें भी क्या है, ये कोल्ड बॉडी, नीचे हॉट बॉडी, यहाँ पर Q1 हीट आपने एक्सट्रैक्ट की, यहाँ पर WP वर्क किया, और यहाँ पर आपने Q2 हीट रिलीज कर दी। बिल्कुल सेम डायग्राम है जो आपका रेफ्रिजरेटर का। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम था कि जो ये कोल्ड बॉडी है, जो T1 टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम करना, यही तो था। लेकिन हीट पंप का मोटिव क्या है, हीट पंप का मोटिव यह है कि जो हॉट बॉडी है, इसका जो T2 टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन करके रखना। क्या है इसका मोटिव, इसका मोटिव है हॉट बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन करके रखना। हीट पंप कहते हैं ब्लोवर को। देखो मैं आपको बता दूं, ब्लोवर हम सर्दियों में यूज करते हैं, तो ब्लोवर का मोटिव क्या है, ब्लोवर का मोटिव यह है कि बाहर का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, उससे ज़्यादा हीट की हवा देना, उससे ज़्यादा हीट की एयर देना। आपको क्या मिलती है, हॉट एयर मिलती है नहीं उससे, ब्लोवर से। तो वो हॉट एयर कैसे आती है, वो हॉट बॉडी के थ्रू होकर आती है। तो हीट पंप क्या है आपका, ब्लोवर है। रेफ्रिजरेटर हम कब यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर हम गर्मियों में यूज करते हैं, सर्दियों में हम हीट पंप यूज करते हैं, ठीक है नहीं। तो हीट पंप क्या होगा आपका, हीट पंप हॉट बॉडी में क्या करेगा, हॉट बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन करके रखेगा। ये काम है जी हीट पंप का, क्लियर नहीं। तो यानी इसमें क्या है, इसमें मेरा मोटिव है हॉट बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन करके रखना। यानी इसमें जो आउटपुट होगा मेरा Q2 होगा। यहाँ से जितनी मैं Q2 हीट रिलीज कर पाऊंगा उतना ही आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में मेरा आउटपुट Q1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर हॉट बॉडी के टेम्परेचर से मतलब रखना है, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से नहीं, ठीक है। कोल्ड बॉडी हमारी क्या है, कोल्ड बॉडी हमारी एटमॉस्फेयर होगी, और हॉट बॉडी हमारी क्या होगी, ब्लोवर हो गया, ठीक है। और इसके लिए जो मैं आपको यहाँ पर ये हीट Q1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कोल्ड बॉडी से, और फिर उसे रिलीज करने के लिए उस पर कितना वर्क कर रहा हूँ, WP कर रहा हूँ, ये WP इनपुट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसकी COP क्या आएगी, Q2 ओवर WP। तो आपकी जो COP थी किसकी, रेफ्रिजरेटर की, वो क्या थी, Q1 ओवर WP, Q1 ओवर WP। और आपकी जो COP होगी किसकी, आपकी COP होगी किसकी, हीट पंप की, वो क्या हो जाएगी, Q2 ओवर WP। ये ध्यान रखिएगा, पढ़ते हैं, देखिए समझते हैं। एनी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज ए हीट पंप विच एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी
एंड डिलीवर इट टू ए हॉट बॉडी। रेफ्रिजरेटर सिस्टम क्या करता है? रेफ्रिजरेटर सिस्टम, एनी रेफ्रिजरेटर सिस्टम इज ए हीट पंप विच एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एंड डिलीवर इट टू ए हॉट बॉडी। आपका रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है वो हीट पंप ही है एक तरह से, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है कोल्ड बॉडी से और डिलीवर कर रहा है हॉट बॉडी पर। यही काम आपका रेफ्रिजरेटर करता है, सेम काम करता है नहीं। दस देयर इज नो डिफरेंस इन द ऑपरेशन साइकिल ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड ए हीट पंप। आपका जो डिफरेंस है किसमें? ऑपरेशन साइकिल में किसकी? रेफ्रिजरेटर की, हीट पंप की कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम साइकिल है, सेम डायग्राम है। बट द मेन डिफरेंस इज बिटवीन दैम इज इन दियर ऑपरेटिंग टेम्परेचर। लेकिन जो मेन डिफरेंस है ऑपरेटिंग टेम्परेचर का। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या डिफरेंस है? साइकिल सेम है, लेकिन वहां पर हमें T1 को क्या करना था? रेफ्रिजरेटर में T1 को TA से बिलो करना था और यहाँ पर T2 को TA से ग्रेटर करना है। ये डिफरेंस है, ठीक है नहीं। अब इसके बाद देखिएगा, ए रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन द कोल्ड बॉडी टेम्परेचर T1 एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA। जो रेफ्रिजरेटर है आपको जो मैंने बताई है वो T1 और TA के बीच काम करता है। और वेयर एज द हीट पंप ऑपरेट बिटवीन हॉट बॉडी टेम्परेचर T2 एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA। और आपका जो हीट पंप है वो किस किस के बीच में काम करेगा? वो हॉट बॉडी के टेम्परेचर T2 और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA के बीच में काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, ए रेफ्रिजरेटर यूज फॉर कूलिंग इन समर कैन बी यूज एज ए हीट पंप फॉर हीटिंग इन विंटर। रेफ्रिजरेटर का यूज कहाँ करते हैं? हम समर में यूज करते हैं कूलिंग के लिए, और हीट पंप का हीटिंग के लिए यूज करते हैं विंटर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q1 प्लस WP। भाई Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की, WP आपने वर्क डन किया, और दोनों को मिलाकर आपने कितनी हीट रिजेक्ट की? Q2। तो यहाँ से WP की वैल्यू आपकी जाएगी Q2 माइनस Q1, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप इज एक्सप्रेस बाय द रेशियो। COP किसके इक्वल होगी? इसमें आउटपुट क्या है? Q2 और इनपुट क्या है? WP। तो रेशियो किसका? हीट रिलीज अपॉन वर्क डन। तो देखिए, बाय द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी ने कितनी हीट डिलीवर की, वहां से जो आपकी जो हीट रिलीज हुई उसने हॉट बॉडी ने कितनी डिलीवर की, टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम। टू द किसके? जो आपने वर्क डन करना पड़ा उसके रेशियो के इक्वल होगा। यानी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, COP होगी हीट पंप की, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी आपकी कि आपकी हॉट बॉडी ने कितनी हीट डिलीवर की और अपॉन उस हीट को डिलीवर करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपकी जो COP आएगी, तो COP क्या आएगी आपकी? देखिए, द रेशियो दिस रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ हीट पंप। हीट पंप का जो COP होता है उसे EPR भी कहते हैं। हीट पंप की COP को क्या कहते हैं? EPR। जैसे हीट इंजन की COP को इफिशियंसी कहते हैं और रेफ्रिजरेटर की COP को COP ही कहते हैं, इसी तरह से हीट पंप की COP को क्या कहते हैं? हीट पंप की COP को कहते हैं जी EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो ये किसके इक्वल होगा? आउटपुट है आपका Q2, इनपुट है WP, Q2 ओवर WP, यानी Q2 ओवर Q2 माइनस Q1, क्योंकि WP की वैल्यू मैंने अभी निकाली है Q2 माइनस Q1। अब मैं देखिए से ये लिख सकता हूँ Q2 ओवर Q2 माइनस Q1 को लिख सकता हूँ, देखिए मैं Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? भाई यहाँ पर मैंने माइनस Q1 प्लस Q1 कर दिया, माइनस Q1 को जोड़ दिया, Q1 को घटा दिया, ये आ जाएगा नहीं? तो इसके अपॉन में तो ये मैंने अलग ले लिया, जब इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, और इसके अपॉन में ये अलग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये, यानी 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। और ये किसके इक्वल है? ये है आपकी COP किसकी? R की, रेफ्रिजरेंट की। तो हमेशा जो हीट पंप की COP होगी वो रेफ्रिजरेंट की COP की 1 प्लस होगी। तो COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपको ध्यान रखना है। रेफ्रिजरेटर की COP तो 1 से ज़्यादा होती है, हीट पंप की भी ज़्यादा होगी, क्लियर नहीं? ये तो बल्कि 2 से ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी? 2 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 1 प्लस होगी, जो रेफ्रिजरेंट की COP होगी इसमें 1 प्लस होगा और भी, ठीक है नहीं, वो पहले से ही 1 प्लस है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थर्ड यूनिट का पहला लेक्चर आज इतना ही था। इसमें हमने आपको पढ़ाया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, उसकी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, COP क्या है,
और आपका जो है हीट पंप क्या है, हीट इंजन क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, इन सब के बारे में आपको समझाया, इनके अंतर समझाया, क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। कमेंट ज़रूर डालें, आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, उन सबको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।